800 फौजी मारे गए थे। मेरे वालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब मुजीबुर रहमान साहब को रिहा किया गया, वो चले गए। पाकिस्तानी फौज के लोगों ने बहुत सारे लोगों को बेदर्दी से मारा। तो मेरा एक सवाल ये हसीना वाजिद से है, नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मुजीबुर रहमान का अपने MNAs एंड MPs को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन तक इंडिया मत जाना। मैं इधर ही हूँ, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, डजंट मैटर, बट डोंट गो टू इंडिया। वी कैन नॉट टेक चांस। हाउ फॉर दिस ट्रू वी डू नॉट नो। पर एक ज़ाती अपना मुशाहिदा जो है उसकी बुनियाद पे मैं बात कर सकता हूँ, और वो ये है कि मेरे वालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब मुजीबुर रहमान साहब को रिहा किया गया, वो चले गए, बांग्लादेश और प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो मेरे वालिद साहब छुपे हुए थे, तो उन्होंने अपने आप को हाजिर कर दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ मेरे वालिद साहब ने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा था 1 to 1 ढाका कंस्टिट्यूंसी से, और मेरे वालिद साहब हार गए थे। लेकिन दे वर गुड फ्रेंड्स, ऑपोजिशन में थे, दे वर गुड फ्रेंड्स एंड दे हैड नोन ईच अदर वेरी वेल। काफ़ी जाहिर सी बात, इकट्ठे थे। COP और DAC जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाक़ हैं वो जानते हैं। सारा क्या कम्बाइंड ऑपोजिशन पार्टी बना अयूब खान के ख़िलाफ़, फिर DAC बना, ये सारों में सारे इकट्ठे थे। मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन में भी सारे इकट्ठे थे। बहुत सारे आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे मुजीब साहब के फातिमा जना के साथ खड़े हैं। ये तबाह मेरे वालिद साहब ने फिर जब रिहाई हुई ना, तो ही वांटेड टू लीव बांग्लादेश, सो ही वेंट टू मीट मुजीबुर रहमान से मिलने गए। फ़ौरन बुला लिया, मुलाकात हुई। मुलाकात होने का उन्होंने कहा, वालिद साहब ने ये कहा कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ। तो मुजीबुर रहमान ने कहा, भाई लंदन से तुम पाकिस्तान जाओगे, मुझे पता है, तुम्हारे हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। POW कैंप में तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी POW कैंप में आए थे वो लोग, वहाँ से वो चले गए पाकिस्तान। ऑल योर चिल्ड्रन आर इन पाकिस्तान। इट इज़ योर वाइफ एंड यू who are here now and you want to go to Pakistan. I know it. तो कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर जाओ पाकिस्तान, लेकिन ये याद रखना इस मुल्क को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। So he allowed my father to leave the country. और पाकिस्तान आए, जाहिर सी बात आपको ही पता है। तो मेरा एक सवाल ये हसीना वाजिद से है कि इसका मतलब तुम्हारा बाप जो है, he was an accomplice, उसने वॉर क्राइम शुरू की ना, ट्रायल, वॉर क्राइम का ट्रायल शुरू की और बहुत सारे लोगों को फांसी दी, जिसमें मतीउर रहमान निज़ामी साहब जमात इस्लामी के, गुलाम आज़म साहब को, कि ये ट्रायल था, वॉर ट्रायल था। मेरे वालिद साहब का भी उस लिस्ट में नाम था और दुनिया से चले गए, ठीक है ना। तो मेरा सवाल हसीना वाजिद से ये है कि तुम्हारे वालिद ने क्यों इजाज़त दी मेरे वालिद को जाने की? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बाप एक्कम्प्लिस था, उसने जानबूझ के एक पाकिस्तानी को जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वॉर में ये तुम इल्ज़ाम लगाती हो जाने दिया, तो तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ भी ट्रायल होनी चाहिए कि वाई डिड ही अलाउ कि पाकिस्तानी टू लीव द कंट्री। सबूर खान साहब भी आपको पता है इधर आए, पाकिस्तान आए बांग्लादेश बनने के बाद, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी, सबूर साहब, दौलत साहब, ये सब मौजूद थे कराची में। सो ये इंटरेक्शन होता रहा है। तो ये जो बाद में ट्रायल आया हसीना वाजिद का, उसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों आया एंड वाई उसने ये स्टांस जो ली वो क्यों ली। लेकिन अब शायद आइस पिघल रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग इन साउथ एशिया, परहैप्स द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अब चाइना का बन रहा है। चाइना इज़ इमर्जिंग एज दी पावर टू बी रेकन्ड विथ, एक ऐसी ताकत के ऐसे उभर रहा है। और मैं इसके मुतालिक श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी ये है कि जो लास्ट इलेक्शन हसीना वाजिद जीती है उसमें इंडिया का सपोर्ट कम था और चाइना का सपोर्ट से ज़्यादा था। वी डू नॉट नो स्टिल, इसके मुतालिक क्लियर कट कोई नहीं है, लेकिन इस किस्म के गॉसिप्स जिसको आप कहते हैं, जर्नलिस्टिक गॉसिप, अखबारों में भी हुआ है और बहुत सारे ऐसे क्वार्टर्स में हुआ। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि बिग इन्वेस्टमेंट के साथ चाइना हैज़ एंटर्ड बांग्लादेश एंड देयरफॉर वो बातचीत का जो अंदाज़ है ना हसीना वाजिद का, उसके अंदर आपको तब्दीली भी नज़र आती है। अच्छा, इसी तरह से और भी बहुत सारे वाक़यात हुए जिससे हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं लिया गया, वो हमारा एक विंग था, हमारा किसी न किसी तरीके से हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, नहीं लिया। 2009 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ बंगाल में फौज के अंदर,
और उसके बहुत सारे रीजंस थे, और उसमें आपको पता है 800 फौजी मारे गए थे। ये मुझे कल ही किसी ने व्हाट्सएप किया, आई वांटेड द डिटेल्स, तो उन्होंने कहा मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ। 800 सोल्जर्स मारे गए थे, और फिर ट्रायल हुआ था उनका। इट वॉज अ रिवोल्ट फ्रॉम विद इन। इम्बैलेंस, पे स्ट्रक्चर सही नहीं, इकोनॉमिक रीजंस, बहुत सारे रीजंस बताए गए, लेकिन विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। और मुजीबुर रहमान को बहुत ट्रस्ट था अपने फौज के ऊपर, और जब उसने अपना फोर्स बनाने की कोशिश की, फिर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और आपको मुजीबुर रहमान वाला नतीजा आपके सामने है उसके साथ क्या हुआ। नॉट ओनली हिज एंटायर फैमिली वॉज वाइप्ड आउट। उसकी जो बेटी हसीना वाजिद, शी सर्वाइव्ड बिकॉज शी वॉज इन जर्मनी एट दैट टाइम। उसके साथ ये वाक़या भुट्टो साहब के साथ जो हुआ उसका भी आपको इल्म है, जाहिर सी बात है। अब भुट्टो साहब का नाम तो चलता है, लेकिन वो जो है ना इन्फ्लुएंस, जिसको भुट्टोइज्म कह सकते हैं आप, दैट इज फिजलिंग आउट। वो भी फिजल आउट हो रहा है तारीख में। अब जाहिर सी बात है तारीख दान जो हैं वो बैठे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के मुताबिक रिसर्च करते हैं और उसके मुताबिक लिखते हैं। ये फ्रेज जो हमारा, इसके ऊपर बिल्कुल आपको कोई नई किताब नजर नहीं आएगी। एक लास्ट किताब जो आया है वो भी इंटरेस्टिंग है, वो डेड रेकनिंग किताब का नाम है, और वो लिखने वाले कौन है? शी इज एन इंडियन राइटर, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनोगा। जो इसमें उनकी ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर शर्मिला घोष है उनका नाम। उसका इंटरेस्ट, शी वॉज टीचिंग एट ऑक्सफोर्ड, उसको इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये क्या इतना फिगर जो देते हैं कि लोग इतने मारे गए हैं, क्या वाकई इतने लोग मारे गए हैं। शी वांटेड टू फाइंड इट आउट, एंड फॉर दैट शी टूक अ जर्नी टू बांग्लादेश, एंड देन शी केम आउट कि अगर 3000 लोग मारे गए तो आपने एक फिगर ज़्यादा उसमें ऐड कर दिया, आपने 30 कर दिया, इतने सारे लोग नहीं मारे गए। फिर मैंने अपना फील्ड सर्वे कुछ कंडक्ट किया अपने रिसर्च के हवाले से, तो आई मेट सम ऑफ दीज पाकिस्तानी सोल्जर्स जो जसोर में थे। जसोर के इलाके से आप वाकिफ होंगे, नाम से वाकिफ होंगे। तो वहाँ पे एक वाक़या हुआ था जिसमें कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के लोगों ने बहुत सारे लोगों को बेदर्दी से मारा। आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि भाई क्या हुआ, कि कमांड एंड कंट्रोल वाला फौज है, क्या हुआ इसमें। आई मेट अ मेजर कॉल मेजर सलमान, जस्ट स्ट्रोक ऑफ लक, बट मैनी सेट गाय वॉज इन जसोर। अच्छा ये बताइए, कहते हैं मैं वहाँ मौजूद था। ये वाक़या इस तरीके से हुआ कि ये लोग बाहर निकले हुए थे, सर्वे करने जाते थे। ऑपरेशन के बाद बहुत अलर्ट हो गया था, जाहिर सी बात है। हम लोग बाहर निकले हुए थे, फौज की बड़ी तादाद। कहते कुछ मुक्ति बाहिनी की शक्ल में लोग आए, और जो हमारे लोअर रैंक के होते हैं ना, अब ये फौजी जो काम करते हैं हमारे अंडर, उनके औरतों को बाहर निकाल के 9 औरतों को उन्होंने मार दिया। कहने वो तो मार दिया, चले कोई बात नहीं, लेकिन एक जो खतरनाक हुआ, जिससे रिएक्शन हुआ, वो ये था उन सारों के लाश को बाहर लटका दिया। तो ये लोग जब वापस आए, उन्होंने ये वाक़या देखा, वो कहते हैं ना इंसान बिल्कुल अपनी से निकल जाता है, पागल हो गए वो। और फिर उन्होंने रिवेंज का एक ये हुआ जिसमें बड़ी तादाद में भी, उसमें भी लोग मारे गए, लेकिन बड़ी तादाद से अगर उन्होंने 9 मारा, उन्होंने 18 मारा होगा। इसके जिम्मे जो मिला रास्ते उन्होंने मार दिया इस तरीके से। मेजर सलमान ने मुझे ये वाक़या बताया, उसने कहा ये हुआ था रिएक्शन, लेकिन इट वॉज कंट्रोल्ड इमीडिएटली, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इट वॉज कंट्रोल्ड। फिर उसने और भी छोटे मोटे ऐसे वाक़यात बताए जिससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 मेजर थे, उनसे एक बंगाली था और 2 साउथ पंजाब के थे। इकट्ठे खाना वाना खाते थे। तो कहते खाना खा के हम लोग एक दिन उसके घर से वापस आए अपने इसमें, तो हमें ऑर्डर आया कि मेजर अनवर से को डिसआर्म कर दो, ही वाज फ्रॉम बंगाल। अब ये दोनों कहने लगे हम तो अभी उसके बाद खाना खा गए हैं, हम ऑर्डर कैसे ओपन करेंगे इसको, सब आपस में कहने लगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेजर अनवर वी आर वेरी सॉरी, हमें इंस्ट्रक्शन मिला है आपको डिसआर्म करने का। उसने कहा कि कम ऑन स्टॉप जोकिंग, मजाक नहीं करो इस तरीके से। उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ द ऑर्डर, आप डिज़ार्म हो जाए, हम जा रहे हैं इधर से। उन्होंने आग बंद करके उधर से निकल गए। उन्होंने कहा हमने उसको डिज़ार्म कर दिया है। तो उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो उनका नाम है मेजर महमूद गिलानी, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, मेरे दोस्त थे। मैं उनको बाद में जब मैं यमन में पाकिस्तान का सफ़ीर बना, मैं उनको वहाँ भी ले गया था। वो नफ्सियाती तौर पर वो आदमी
ठीक नहीं हो सका फिर। तो इस किस्म के बहुत सारे आपको वाक़यात मिलते हैं। मेरा जो रिसर्च वो जारी है अभी, और बहुत सारी हिस्ट्री के हवाले से चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं जिसका बहुत तफसीली जायज़ा ले रहा हूँ। दुआ करें, ये आखिरी स्टेज में है मेरा जो ये रिसर्च, और इससे बहुत सारे सवालात और नुक्ते उठाए गए हैं। और जो सबसे बड़ा मुझे लिबर्टी अभी दी गई, आगे ये लिबर्टी रहती है या नहीं मुझे नहीं बताया। मैंने कहा कि जी मैं फ़ौज का एक जायज़ा लेना चाहता हूँ, हाउ डज़ इट वर्क एंड हाउ डिड इट वर्क ड्यूरिंग द अय्यूब एरा एंड यहया खान की। तो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपको इजाज़त है, तो आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं। मैंने कहा बड़े जो अफसरान हैं उनसे मैं सवाल भी कर सकता हूँ कि आपका स्ट्रक्चर है क्या एंड हाउ डज़ इट वर्क, एंड हिस्ट्री के रेफरेंस से हाउ डिड इट वर्क ड्यूरिंग यहया पीरियड। यहया के पीरियड को बहुत ज़्यादा फोकस किया मैंने, उसको भी देखने की कोशिश की है, बड़ी तफसील के साथ देखा है उसको, और अभी देख रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं हो। यहया का पीरियड भी रहता है मेरा, अय्यूब का पीरियड, पाकिस्तान बनने के बाद का पीरियड, ये सारा मुकम्मल कर चुका हूँ अल्लाह ताला के फज़ल करम से। सिर्फ यहया खान के पीरियड में थोड़ा सा रह गया मेरा, उस काम को कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो 21 में इंशाल्लाह ताला ये किताब मंजर आम पे आ जाएगी, और उम्मीद है कि आई विल गेट अ गुड फीडबैक। मतलब हिस्ट्री में ज़रूरी होता है कि ना, देयर इज़ नो सॉलिड आंसर टू मेनी क्वेरीज, स्पेशली बड़े सगीर की तारीख में आपको बहुत सारे गैप्स मिलेंगे। उन गैप्स को फिल करने के लिए तहकीक की ज़रूरत होती है, और तहकीक का कल्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है पाकिस्तान में जैसे होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली। मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ।